गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल की कक्षा जो कि 12वीं वर्ग के लिए है। और आज का जो क्लास होगा वह क्रैश कोर्स के अंतर्गत होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा अब आपके सिर के ऊपर है, बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो परीक्षा की तैयारी अब अंतिम दौर में है और मैं आज उसी क्रम में भूगोल जो कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जिस चैप्टर को लेकर के आए हैं उस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। प्यारे बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है, चाहे वह छोटा जीव चींटी हो या धरती का विशालतम प्राणी। तो पानी की आवश्यकता सबको होती है। कहा भी गया है जल ही जीवन है, तो जल के बिना हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना करना बेमानी सा होगा। आज हम जल से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जल संसाधन से जुड़े विभिन्न तस्वीरों को दिखलाया गया है और इन तस्वीरों से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जल किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से स्रोत हैं, जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल से कौन कौन सी समस्याएं हैं, और तत्पश्चात हम देखेंगे कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, जल की कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आते हैं फिर हम आज इस चैप्टर को विस्तृत रूप से जाने। उसके पहले एक बार फिर से आज के चैप्टर का नाम फिर से मैं ले लेना चाहता हूं। आज के चैप्टर का नाम है जल संसाधन। आप संसाधन को जब परिभाषित करते हुए पढ़े होंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि संसाधन वह साधन है जिसे हम बार बार उपयोग करते हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त प्राप्त हुआ है। तो जल इसलिए बेशकीमती है, इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि हम जल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में निर्माण करेंगे तो यह काफी महंगा होगा, जो कि पूरे जनसंख्या के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जरूरी है कि हम इनसे जुड़े हुए मुद्दों को बेहतर तरीके से समझें ताकि आने वाले समय में जल के द्वारा जो परेशानी होगी उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल के लगभग 2.4% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग जो कि है भारत में पाया जाता है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। उस हिसाब से यदि हम करते हैं तब देखते हैं कि भारत में विशाल जनसंख्या का निवास है और यह जो पृथ्वी है उसका 2/3 भाग जो है लगभग 71% भाग है वह जलीय भाग है, शेष 29% भाग स्थलीय भाग है जिस पर मानव का निवास पाया जाता है। पूरे वर्ष में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल से प्राप्त होता है, जिसकी पुनः पूर्ति भौम जल से 1878 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। इसमें से केवल 60% जल जो है वह लाभदायक उपयोग के रूप में किया जा सकता है, जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न गतिविधियों में करता है, जीवन यापन में करता है। हम देखते हैं कि देश में कुल उपयोग की जल संसाधन जो मात्रा है वह 1122 किलोमीटर है, 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल संसाधन, जल संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है धरातलीय जल संसाधन, दूसरा है भौम जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन का मतलब हुआ धरातल के ऊपरी सतह पर, सरफेस पर जो जल उपलब्ध है उसे हम धरातलीय जल संसाधन कहते हैं, जबकि भूमिगत जल जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं उसे हम भूमिगत जल के रूप में भूमिगत जल संसाधन के रूप में जानते हैं, या उसे हम भौम जल संसाधन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक एक करके अब हम जानेंगे, क्योंकि यह जो मुद्दा है वह परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे। धरातलीय जल संसाधन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से 4 स्रोतों के रूप में उपलब्ध होता है। पहला है नदी जल, दूसरा झील, तलैया और तालाब के रूप में।
देश में कुल नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल उपलब्ध होता है, जो कि सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई औसतन 1.6 किलोमीटर से अधिक है, को मिलाकर हमारे देश में लगभग 10,360 नदियां हैं, जिनसे वर्षा जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, बह करके जाता है। भारत में सभी नदी बेसिनों में, एक बात और समझ लेना है, नदी बेसिन, नदी जिन क्षेत्रों से जल ग्रहण करती है उसे हम नदी बेसिन के रूप में जानते हैं, यानी हम उसको कह सकते हैं नदी जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में। वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का 690 घन किलोमीटर यानी कुल उपलब्ध जो है जल, उसका 32% भाग जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। शेष नदियों में प्रवाहित होकर के वो चला जाता है महासागरों में। इसके बारे में 11वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि भारत की कुछ जो प्रमुख नदियां हैं, जो उत्तरी भारत की नदियां हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है, जो कि अधिक जल ग्रहण क्षेत्र को अपने में धारण किए हुए है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है, जबकि दक्षिण भारत की कुछ नदियां जो हैं जिनका जल धारण जो क्षेत्र है, हम कह सकते हैं उनका नदी बेसिन थोड़ा छोटा है, कम क्षेत्रों से वो जल धारण करती है। इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे उत्तर भारत की जो नदियां हैं लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग जो है उसका काम में लाया जाता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो जल प्रवाहित होता है वो सीधे सीधे महासागरों में चला जाता है। उस पर दक्षिण भारत की नदियों के जैसा उपयोग उसका नहीं किया जा सका है। अब हम समझते चले भौम जल संसाधन को, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जानते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे किस प्रकार वर्षा जल भूमिगत जल के रूप में तब्दील होता है, किस प्रकार वो परिवर्तित होता है, धरातल से रीच करके अंदर चला जाता है, वो एक्वीफर के रूप में अंदर में जमा हो जाता है, वाटर लेवल का निर्माण होता है, जिसे हम कुआं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा या डीप बोरिंग के द्वारा हम फिर प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग पीने के रूप में करते हैं। तो हमारे देश में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, फसलों की सिंचाई की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे देश में जो वर्षा होती है वो अनिश्चित और अनियमित होती है, फसलों के सही उत्पादन के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। तो जिन राज्यों में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जहां पर उन फसलों का उत्पादन शुरू हुआ, भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन हुआ और परिणाम हुआ कि भूमिगत जो जल था वो धीरे धीरे और उसका लेवल नीचे जा रहा है। आने वाले समय में यदि इसका अंधाधुंध दोहन होता रहा तो पीने लायक पानी की कमी हो जाएगी, जो कि सतत पोषणीय विकास के मार्ग में बाधा होगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आवश्यक है कि इस जल का उचित और विवेकपूर्ण दोहन हम करें, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास लंबे समय तक चलता रहे। अब आप देखेंगे कि इन भूमिगत जल संसाधन और धरातलीय जल संसाधनों के बारे में जानते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं लैगून के बारे में। भारत की समुद्र तट रेखा जो कि काफी कटा छटा हुआ है, हम उदाहरण लेते हैं तटवर्ती राज्यों को, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, तो हम पाते हैं कि कई वहां पर लैगून है, कई झीलें हैं जो कि बड़े धरातलीय जल संसाधन के रूप में उपलब्ध है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इन महासागरों में जो पानी होता है वह कैसा होता है? खारा जल होता है, और खारे पानी का उपयोग हम पीने के काम में नहीं कर सकते हैं। तो ये खारा जल के रूप में उपलब्ध है, सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम इसमें वो खारे जल में मछलियों का पालन करते हैं, नारियल की खेती के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख जो चावल की किस्में हैं खारे जल में उसका उत्पादन किया जाता है, जहां उन खारे जल से भी सिंचाई का कार्य लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी जो कहावत है उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अनाज की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ पेयजल की आवश्यकता होती है। तो जल की मांग बढ़ती जा रही है। एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर धरातल में जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर रिवर्स उल्टी क्रिया देखी जा रही है, विपरीत क्रिया देखी जा रही है।
पारंपरिक रूप से भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 से अधिक आबादी कृषि या फिर कृषि पर आधारित दूसरे उद्योग में लगे हुए हैं। सिंचाई यहाँ के लिए काफी आवश्यक प्रतीत होता है, काफी आवश्यक है सिंचाई करना ताकि फसलों का उत्पादन किया जा सके। नदियों पर विभिन्न प्रकार के बांध बनाए जा रहे हैं जिसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना कहते हैं। फिर एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना किसे कहते हैं? तो आप इसे समझते चलें कि बहुत से उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बहुत से उद्योगों को केंद्र में बहुत से जो उद्देश्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई योजनाओं का निर्माण किया जाता है, यदि किसी योजना का निर्माण किया जाता है, तब उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना कहते हैं। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का मुख्य उद्देश्य होता है मछली पालन करना, यातायात के लिए जल मार्ग उपलब्ध करवाना, पर्यटन केंद्रों का विकास करना, बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करना और भी कई उद्देश्य इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुद, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू किए गए हैं ताकि बहते हुए नदी जल का उपयोग किया जा सके। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग खेती के कार्य में होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस काम में किया जाता है? तो इसका जवाब होगा कि कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। धरातलीय जल का लगभग 89% और भूमिगत जल का 92% जल का उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल 2% और भूमिगत जल का 5% ही उपयोग किया जाता है। घरेलू सेक्टर में अर्थात दैनिक जीवन में जो हम जल का उपयोग करते हैं केवल 9% के रूप में है। भविष्य में यदि हम चाहें कि विकास की गतिविधि इसी तरीके से चलती रहे तो जरूरत है कि हम जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ती जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि जो जो कृषि का विकास हो रहा है, सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी मांग बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं इस चित्र में महिलाएं किस प्रकार जल की कमी से आक्रांत होकर के वो पाने के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हैं। कभी कभी हमारे देश में वर्षा तो काफी मात्रा में होती है, लेकिन इसके विपरीत यह भी देखा जाता है कि किसी वर्ष मानसून की मात्रा अनियमित भी होती है, अनिश्चित होती है, तब पानी की कमी महसूस होने लगती है। खास करके जूट, गन्ना और धान के फसलों में इसके लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण व्यवस्था के कारण भी मतलब आवश्यक महसूस होता है। बहुफसलीकरण मतलब विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करना जो कि है वो जरूरत है। सिंचाई के ऐसा पाया जाता है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता अधिक है, अर्थात जिन भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहां उत्पादन अधिक होता है, जबकि सिंचाई रहित कृषि क्षेत्रों में उत्पादन कम होता है। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्म जिन भूमि में लगाया जाता है वहां पर उन्नत सिंचाई तंत्र की आवश्यकता होती है ताकि समय समय पर उसे सिंचित करके अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सके। आप इस चित्र में देख रहे हैं पूरे भारत में नदी बेसिन को दिखलाया गया है। नदी बेसिन को भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पश्चिम प्रवाही नदियां, वैसी नदी जो देश के पश्चिमी भाग की ओर प्रवाहित होती हैं। उसमें कच्छ में, सौराष्ट्र में नदी है। मुख्य रूप से हम इसमें लेते हैं राजस्थान की स्थित लूनी नदी, पहले प्रकार में है। दूसरा पश्चिम प्रवाही नदियां समूह 2 के अंतर्गत में ताप्ती और उनकी सहायक नदियों को लिया गया है जो कि दक्षिण भारत की नदी हैं। हम ध्यान देते हैं इधर पूर्व प्रवाही नदियों के समूह 1 की ओर, तो हम पाते हैं कि महानदी और पेन्नार के बीच की कई नदियां इसमें शामिल हैं। पूर्व प्रवाही नदियों का दूसरा समूह जो है वह है कन्याकुमारी और पेन्नार के बीच की नदियां। 2 रंगों में इसे दिखलाया गया है कि अधिक डार्क रंग में जो कि पश्चिम प्रवाही नदियां हैं, हल्के रंग से जो दिखलाया गया है वह पूर्व प्रवाही नदियां हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पर निवल बोई गई भूमि अधिक है, सिंचाई के अंतर्गत वहां फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। खास करके इन राज्यों में चावल और गेहूं की खेती की जाती है। निवल सिंचित क्षेत्र का
76.1% भाग पंजाब में और 51.3% भाग हरियाणा में है। यह राज्य अपने संभावित भौम जल स्तर का एक बड़े भाग का उपयोग करता है। भूमिगत जल का यहां पर अधिक दोहन किया जाता है। इन राज्यों में भूमिगत जल के अधिक दोहन से भूमिगत जल स्तर का नीचा होना देखा जा रहा है। जिस स्थान पर पहले 100 फीट पर पानी उपलब्ध था, अब वो 150 फीट के गहराई तक पानी की तलाश में बोरिंग करना पड़ रहा है। यदि यही गति निकल रही पानी निकालने की, तो आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में 150 से अधिक 200 फीट तक की गहराई, 250 फीट की गहराई तक बोरिंग करना होगा, जो कि मानव को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काफी कठिनाईपूर्ण होगा। पानी के अत्यधिक दोहन से जमीन में फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे जो खतरनाक रसायन है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। हम उदाहरण देना चाहेंगे गया जिले के आमस प्रखंड के एक गांव भूपनगर का। वहां पर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिसके वजह से वहां रहने वाले ग्रामीण असमय बूढ़े हो जा रहे हैं, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जा रही है, नाखून खराब हो जा रहा है, असमय विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि ये जो खतरनाक रसायन जो है उसकी मात्रा बढ़ने के कारण इस प्रकार की समस्याएं हो रही है। जरूरत है कि कम से कम मात्रा में हम जल को, भूमिगत जल को निकालें और यथासंभव उसका सही उपयोग करें। अब देखते हैं संभावित जल समस्या, किस प्रकार महिलाएं जल की कमी के कारण सुदूर क्षेत्रों तक पानी लाने के लिए जा रही हैं, फिर भी उनको अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पानी एकत्रित करना पड़ रहा है। पीने के लिए मजबूरी है, कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो संभावित जल की समस्या, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है और यह सब कुछ हो रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण। प्यारे बच्चों, जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास, सामूहिक प्रयास करना होगा ताकि आने वाले समय में जल की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या और कृषि भूमि की कमी से हम छुटकारा पा सकें, निजात पा सकें। उपलब्ध जल संसाधन, औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरण, घर से जो सीवरेज सिस्टम जो है उससे निकला हुआ पानी है वह प्रदूषित करता है नदियों को। यही कारण है कि उपयोगी जल संसाधन तेजी से कम होते जा रहे हैं या फिर वो सीमित होते जा रहे हैं। जल के गुणों का ह्रास, आप जानते हैं कि यदि जल में अवांछित तत्व, प्रदूषक मिलते जाएंगे तो पानी पीने लायक नहीं रह पाएगा। पूरा जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वो दुष्प्रभावित हो जाएगा। जो जीव पाए जाएंगे उनमें हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ती जाएगी। अंततः वे जीव या तो विलुप्त हो जाएंगे या उनकी संख्या कम होने लगेगी। यदि मानव उन जीवों का उपयोग करता है खाने पीने के लिए तो उसके जीवन पर भी बुरा असर हो सकता है। तो यह इसका खतरनाक जो प्रभाव हुआ वो रहा। अब हम देखेंगे कि भारत में नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं अच्छी गुणवत्ता का पानी वाला क्षेत्र जो है यमुना के इस हिस्से तक है, जबकि दिल्ली के आसपास में यमुना नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है, पानी काला पड़ चुका है। निम्न गुणवत्ता का पानी इन क्षेत्रों में वाराणसी और इलाहाबाद के आसपास क्षेत्रों में देखते हैं। दिल्ली और इलाहाबाद तो देख, वाराणसी और ये पूरे हम देख रहे हैं कि सिंचित भूमि क्षेत्र वाराणसी शहर में और अन्य बड़े शहरों को दिखलाया गया। यहाँ पर विभिन्न नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं उनको भी यहाँ पर दिखलाया गया है। तो हम देखते हैं कि नदियां हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अब बात आती है जल संरक्षण की। जल संरक्षण का मतलब है वाटर, जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचा कर रखना। पानी को बचाकर क्यों रखना जरूरी है आप भले भांति परिचित हैं, इसके बारे में आप बेहतर समझ रखते हैं। चूंकि आज जितनी भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है उसका 70% बीमारियां जो हैं वो जल जनित है। तो बीमारियों से बचने के लिए शुद्ध वायु के साथ साथ शुद्ध जल का भी सेवन करना होगा। आप इसका अंदाजा इस चित्र से भी समझ सकते हैं। जल संरक्षण की बात की गई, लिखा हुआ जरूरत भी है और कर्तव्य भी है। क्या जरूरत है? जरूरत है जल संरक्षण करना और हमारा कर्तव्य भी है कि जल का संरक्षण करें। जल संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर भी विभिन्न प्रभावकारी कानून बनाए गए हैं, उन नीतियों को अंगीकृत किया गया है ताकि पानी को हम संरक्षित रख सकें, सुरक्षित रख सकें।
जल संभव विकास परियोजना वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। जल संभव प्रबंधन के द्वारा हम भूमिगत जल को रिचार्ज कर सकते हैं, अधिक समय तक खेती के लिए जल को प्राप्त कर सकते हैं, पीने के लायक पानी को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब बारी आती है जल प्रदूषण का निवारण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानने के लिए। तो आप जानते हैं कि यदि कारण है तो उसका निवारण भी होगा, जल प्रदूषित होने का कारण है तो उसको दूर करने के उपाय भी होंगे। तो हम ध्यान देते हैं कि जो भी जल संसाधन उपलब्ध है उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जल की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग में शुद्ध जल तो पाया जाता है, क्योंकि वहां पर मानवीय बसाव कम है, उसका उपयोग कम हो रहा है। लेकिन मैदानी भागों में जब नदियां आती हैं, मानवीय गतिविधियों से वह प्रभावित होती है, प्रदूषित होती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, साथ ही साथ कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है। आज हम बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशी, कीटनाशी और फसलों पर छिड़कने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग करते हैं। वर्षा जल के द्वारा यह भूमि को प्रभावित करती है, प्रदूषित करती है। अंततः वर्षा के द्वारा यह महासागरों में चला जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ मिलकर लगभग 50 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जाता है, ताकि इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों को हम डाटा का इंटरप्रिटेशन कर सकें और जो प्रदूषण का स्तर है उसके बारे में हम सही आकलन कर सकें। आप देख रहे होंगे अब मानव अपने कर्मों के द्वारा पानी को किस हद तक प्रदूषित कर रहा है और काफी विनाशकारी प्रभाव इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे सिस्टम को ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। औद्योगिक कचरों को मुक्त किया जा रहा है नालियों के द्वारा। मानवीय गतिविधि प्लास्टिक का यूज करके पूरे नदी में इसको प्रवाहित कर दिया गया। आजकल हम धार्मिक कारणों से भी नदी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कई परीक्षाओं में पूछा गया, कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? तो दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी है, वो काफी प्रदूषित है। कभी इस यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण मधुर तान छहते थे, अब वहां पर औद्योगिक कचरों का जमाव है, जहां पर जाना भी अब दुश्वार सा मालूम पड़ रहा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी, गांधी जी का आश्रम इसी साबरमती नदी के किनारे है, वह भी प्रदूषित हो चुका है। लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अड्यार, कुअम, वैगई, हैदराबाद में मूसी, कानपुर और वाराणसी में गंगा, ये सब प्रदूषित हो चुकी है। वहां पर भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में विषैली धातुओं, खास करके फ्लोराइड और नाइट्रेट के संकेंद्रण के कारण हुआ है। वहां पर फ्लोराइड और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है, जिसके वजह से यह प्रदूषित हो गया। यहाँ पर दिखलाया गया है किस प्रकार से नदियों में औद्योगिक जो कचरा है छोड़ा जा रहा है, गंदा जल को छोड़ा जा रहा है। इतना गंदगी बड़े मात्रा में छोड़ा जाएगा तो नदी जल किस हद तक प्रभावित होगा, सहज ही आप आकलन उसका कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने व्यवस्था बनाई है ताकि जल को प्रदूषित होने से मुक्त किया जाए। जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रदूषण कम करना, और इसका भी पूरा प्रभाव नहीं हो पाया है। सबसे पहली बात है कि हम जागरूक बने। नियम तो एक तरफ होता है, नियम से काम नहीं चलेगा, नियत से चलेगा, और नियत सुधारने के लिए हम और आप काफी हैं। तो प्यारे बच्चों, नियत सुधारिए,
प्रदूषण कम कीजिए, जल को स्वच्छ रखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में देने के लिए उसको धरती पर बचा करके रखिए। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करके भी हम भावी पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे शोधित जल जो है उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, इसे हम कृषि कार्यों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जल पर होने वाली लागत को कम करके नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने के कार्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है, घर को साफ रखने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य से संरक्षित किया जाए और जो पुनः चक्रण के बाद जो जल आता है उसको हम पीने के अलावे बाकी के काम में उपयोग हम कर सकते हैं। दिखाया गया कि किस प्रकार जल का पुनः चक्रण होता है पूरे डायग्राम के साथ, सरसरी निगाह से आप देखिएगा और बेहतर समझ बनाइएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम को यहाँ पर दिखाया है किस प्रकार कचरे निकलते हैं औद्योगिक प्रदूषण के रूप में, किस प्रकार से वो फिर जलीय भाग में चला जाता है, पुनः जलवाष्प के रूप में आसमान में जाता है, वर्षण के द्वारा पुनः प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पूरे सिस्टम को यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन का अर्थ है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन से है, अर्थात इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकना विभिन्न विधियों से, जैसे अंतःस्रावण, तालाब, पुनर्भरण और कुओं के द्वारा वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग से अर्थ लगाया गया जल संभर प्रबंधन का। मतलब है कि पानी को जो बहता हुआ जल है और जो भूमिगत जल है उसका दक्ष प्रबंधन किया जाए, ताकि कम से कम पानी को बर्बाद किया जाए, अधिक से अधिक समय तक इसको सुरक्षित और पीने के योग्य बनाए रखा जाए, ताकि यह जल जो है वो गुणवत्तापूर्ण बना हुआ रहे। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। उदाहरण के रूप में आप राजस्थान को ले सकते हैं, वहां पर हरियाली केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि जल संभर प्रबंधन का एक उदाहरण है। हम उदाहरण ले सकते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां नीरू मीरू कार्यक्रम अपनाया गया है। नीरू मीरू का अर्थ है जल और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार राजस्थान के क्षेत्रों में पानी को रिजर्व करके रखा गया, ताकि भूमिगत जल की आपूर्ति इससे हो सके। पानी संसद का निर्माण किया गया, तो ये लोक चेतना जगाने के लिए ये इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। राजस्थान में वर्षा के जल को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर जोहों का निर्माण किया गया, टंकों का निर्माण किया गया, टंकी जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण किया गया, ताकि जमीन में अधिक से अधिक पानी जो है वो सोखा जा सके। अब है वर्षा जल संग्रहण। हमारे आसपास वाले क्षेत्रों में भी वर्षा जल संग्रहण के प्रति लोगों की चेतना जगी है। लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहे हैं, ताकि जमीन के अंदर पानी जो है वो जमा हो सके, उसका उपयोग किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने की एक विधि है। आप जानते हैं कि वर्षा जो है वो अनिश्चित तो होती ही है, लेकिन उस पानी को जमा कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पर एक तस्वीर डायग्राम बनाया गया है, लिखा हुआ है वर्षा जल का करो उचित उपयोग, धुलाई और बागवानी कार्यों में करो प्रयोग। वर्षा जल का उपयोग हम इस रूप में कर सकते हैं, यह उपयोग बेहतर होगा क्योंकि वर्षा जल को बर्बाद होने से बचा करके उसका फसलों के उत्पादन में, घर के साफ सफाई में उपयोग किया जा सकता है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोका जा सकता है, ताकि फ्लोराइड, नाइट्रेट की मात्रा थोड़ी कम हो और यह पानी गुणवत्तापूर्ण बनी रह सके। देश के विभिन्न समुदाय लंबे समय से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि राजस्थान में टंकियों का निर्माण किया गया, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं इसे कुंड भी कहा जाता है, कहीं कहीं टांका या टंकी के नाम से इसे जाना जाता है। घरों के आसपास में इसे जमा किया जा सकता है। यहाँ पर भी दिखलाया गया है वर्षा जल को छत पे जमा करने के बाद पाइप के माध्यम से पुनः जमीन के अंदर में इसे डाला जा रहा है।
वर्षा जल संचयन के हैं अनेकों तरीके। छत पर गिरे बारिश पानी का संचयन प्रणाली से बचाए, पानी के हो सकते हैं कई उपयोग हैं। वर्षा जल संचयन को अपनाएं। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वर्षा जल का जो है वर्षा जल है उसको संचयित करें और जमीन के अंदर उसको डालें, ताकि अनेक जो स्थान है वहां पर जल का जो कमी हो रहा है वो पूरा हो सके। यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के साधनों को दिखाया गया है जिसके द्वारा भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सकता है। वह है सर्विस कूप के द्वारा, छत पर वर्षा जल का संग्रहण के द्वारा, पुनर्भरण कूप के द्वारा और बालुका छनित्र के द्वारा भी यहाँ पर हम उसका संचयन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चूंकि बहुमूल्य जल संसाधन संरक्षण के लिए जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता को कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अलावे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। जमीन के अंदर में जल स्तर की जब वृद्धि होगी तो वाटर लेवल स्वभावतः वह ऊपर आएगा, जो कि शहरों में खास करके या पीने के पानी के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावे तटीय क्षेत्रों में जहां पर खारे पानी की उपलब्धता है वहां पर इसे दूर करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुझाए गए हैं। उसके द्वारा हम उस पानी को पीने के योग्य बना करके उसका उपयोग हम कर सकते हैं। चूंकि वर्तमान समय में जल की समस्या जो है काफी गंभीर है। अब हम देखते हैं आज के जो प्रमुख प्रश्न हैं उसे दिखलाया गया यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ उत्तर को भी दिखा दिया गया है, ताकि आप उसे आसानी से याद करेंगे और परीक्षा में इसे लाभ उठाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का आदर्श उत्तर यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि इन लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो काफी उपयोगी है। भारत में जल संसाधनों की संरक्षण की 3 विधियों को लिखें। तो पहला है सतही जल संग्रह प्रणाली, दूसरा है छत प्रणाली, तीसरा भूमिगत जल प्रणाली। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि भूमिगत जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आप बताइएगा कि भूमिगत जल का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ संसाधन है, इसके बिना हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो जल की आवश्यकता सब लोगों को है, तो यह काफी महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, तो जल की आवश्यकता है। इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। वर्षा जल प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? सतत और पोषणीय विकास में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षा जल प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अलग अलग संसाधनों के माध्यम से इस्तेमाल के द्वारा वर्षा जल को बचाए रखने के लिए है। प्यारे बच्चों, सतत और पोषणीय विकास के लिए वर्षा जल का संचयन काफी आवश्यक है। तो जल संसाधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को आपने देखा, प्रश्न उत्तर को भी देखा। सन 2022 में जो आगामी परीक्षा इंटरमीडिएट की होगी उसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकें। आज का क्लास इसी को ध्यान में रखते हुए संचालित किया गया। आशा है आप बेहतर तरीके से इसका उपयोग करेंगे। यदि कोई शंका समाधान हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गया गाइडेंस की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।